आज दोपहर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सियासत में सबके नेताजी कहे गए मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी गई। सैफई के जिस गांव से समाजवाद के सिपाही के तौर पर मुलायम सिंह निकले, उसी जमीन पर अखिलेश यादव ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। तमाम दलों के नेता, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, हजारों समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। आज की उन्हीं तस्वीरों को अब आप देखिए और याद करिए मुलायम सिंह यादव के शब्दों को। आखिर कैसे समाजवाद की राह देश के लिए चाहते रहे धरती पुत्र। धरती पुत्र मुलायम सिंह। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। हमारी भारत माता के विकास में कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मुंह से उखाड़ के देने का प्रयास करेगी। उसका नाम है समाजवाद। समाजवाद तुम्हारा चिंतन, इसके प्रबल प्रवर्तक हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो, जन जन के दर्द निवारक हो। पहला नंबर एक किसान है, एक नौजवान है और फिर व्यापारी है। किसान पैदावार करेगा, किसान पैदावार करेगा, नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पीएचडी में जाएगा। कुछ लोग अपने खेती में काम करेंगे। ये नौजवान हैं। और व्यापारी को भी नफरत नहीं करना चाहिए। व्यापारी को लाभ हो तो व्यापारी सब खरीद कर लेगा। ये तीनों को सुविधा देनी चाहिए, देश सरकारी हो जाएगा। जन जन के मन बसे हुए हैं, जनप्रिय नाम मुलायम है। लोकतंत्र के इस प्रहरी का जलवा शाश्वत कायम है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य है, इंसाफ और इंसानियत है। इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है। किसी को गाली अपशब्द कह सकता है जब वो गुस्से में हो, हताश हो चुका हो या हार मान चुका हो। क्या राजनीति में भी गालियों का इस्तेमाल ऐसे ही होता है? 2007 के गुजरात चुनाव में एक अपशब्द ने, कहते हैं, पूरा चुनाव पलट दिया था। अब 2022 में गुजरात में चुनाव और चुनाव के बीच गालियों की राजनीति का नया तनाव है। चुनाव से पहले नेता दल बदलते हैं, चुनाव से पहले उम्मीदवार विचार और विचारधारा बदलते हैं, लेकिन दावा हुआ कि प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बदल दी। चुनाव में जीत के लिए दो दलों में गठबंधन होता है, लेकिन दावा हुआ कि गुजरात के चुनाव में पीएम को गाली देने के लिए गुपचुप गठबंधन हुआ है। चुनावों में विरोधियों की जुबानी दिए जाने वाले पुराने अपशब्दों को याद करा के ये आरोप आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। मैं तलवार के नोक पर चलने वाला इंसान हूं। मैं तपस्या करके निकला हुआ इंसान, तप करके निकला हुआ इंसान और धरती से उठ करके आया। और इसलिए मुझे मालूम है कि झूठ झूठ होता है। मैं उस झूठ का किस प्रकार से जवाब देना मैं पूरी तरह जानता हूं। और इसलिए मैं हर गाली का गहना बना सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है गाली अपने आप में गलत है, गाली देने वाला गलत है, गाली देने वालों का इरादा गलत है। देश में जब भी चुनाव आते हैं, क्या प्रधानमंत्री को गाली देकर ही चुनाव जीतने की कोशिश होती है? याद करिए साल 2017 का चुनाव। प्रधानमंत्री ने खुद को विरोधियों से मिले अपशब्दों को गिनाया। कांग्रेस ना नेताओं गई कालेज आ मोदी तो नीच छे ये पहली बार नहीं बोलिया। खुद सोनियाबेन गांधी
ભૂતકાળમાં મારા માટે આ શબ્દો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે. આ સોનિયાબેને ગુજરાતના ચૂંટાયેલા મુખ્યમંત્રી એ નરેન્દ્ર મોદીને મોતના સોદાગર કહ્યા હતા કે નહોતા કહ્યા? શ્રીમાન રાહુલ ગાંધી, શું આપે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પછી શું એવું નહોતું કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી દેશના જવાનોના ખૂનની દલાલી કરે છે? આનંદ શર્મા, તમે શું બોલ્યા હતા? 27 નવેમ્બર તમે નિવેદન કર્યું હતું, प्रधानमंत्री साल 2018 आया, प्रधानमंत्री ने बताया कि गाली देने वालों को विरोधी कैसे प्रेम करते हैं। जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, वहां पर भी मेरी जाति को लेकर के एक बहुत बड़ा हमला किया गया था. फिर लोगों का गुस्सा नजर आया तो उनको सस्पेंड किया और 2 महीने के बाद गले लग जा. 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने याद कराया कि कांग्रेस के नेता कैसे उन्हें गालियां देते रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया. इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी. कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा. इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया. इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा. चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के नेताओं ने अगर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें जनता के सामने रखकर हिसाब वोट से करने की अपील की है. इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया. साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला. कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा. लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में गालियों की ये पॉलिटिक्स बदली हुई. कैसे, इसे समझने के लिए गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री की ये बात सुनिए. તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય. અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા. પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે ભાઈઓ. આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે. તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી, અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી. કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે. એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. कांग्रेस के तमाम नेता भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं.
गुजरात में चुनाव नजदीक है, इस बार किसी कांग्रेस नेता की तरफ से कोई विवादित टिप्पणी पीएम के बारे में नहीं आई है। तब प्रधानमंत्री ने राजकोट में आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना ये तंज कसा कि इस बार कांग्रेस ने उन्हें गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया। અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું છે। दरअसल गुजरात के चुनाव में पिछले 2 दिन से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया का एक बयान चर्चा में आया जो दावा होता है कि पुराना है। के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी वड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। सी फॉर समझ लीजिएगा कि क्या। अब इसी बयान पर पीएम को अपशब्द कहने की राजनीति का नया विवाद छिड़ा। एक गरीब गुजराती को नीच कहना यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। यह भाषा का स्तर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष का है। यह हारने की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश हो रही है। इसी अनुक्रम में वो बार बार कहीं से ये वीडियो आ गया, कहीं से वो वीडियो आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं बची है, इसीलिए कल से ये लोग कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा झूठा, पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर के आ गए। रैलियों में मतदाता के सामने अगर प्रधानमंत्री गालियां याद कराते हैं तो वोटर भावनात्मक रूप से जुड़ता है। गुजरात में पहले के चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक ऐसा कई बार हुआ। इस बार फिलहाल अब तक कांग्रेस का कोई नेता पीएम को अपशब्द कहकर पार्टी के लिए सेल्फ गोल नहीं कर पाया। तब पुराने अपशब्दों की फहरिस्त याद करा के नरेंद्र मोदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच उन्हें गाली देने वाला गुपचुप गठबंधन बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो। संपूर्ण क्रांति, ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जिनकी आज 121वीं जयंती है और जेपी की जयंती पर ही विरासत पर अपनी अपनी दावेदारी की जंग भी छिड़ गई है। जहां नीतीश कुमार कहते हैं कि जब तक जिएंगे जेपी को नहीं भूलेंगे, तो अमित शाह पूछते हैं कि 5 बार पाला बदलकर सीएम बनने वाले लोकनायक के दिखाए रास्ते पर क्या चलेंगे? गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं। जयप्रकाश जी के उस सपने को आज साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसके? देश में महापुरुषों के असली शिष्य हम ही हैं वाली राजनीति का ये चैप्टर बिहार में जेपी की 121वीं जयंती पर खुला। कुछ साल पहले ये कहानी दिखाने के लिए आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह आपको बिहार के छपरा के उसी सिताब दियारा गांव में ले चलते हैं जो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है और पैतृक गांव, जहां जयप्रकाश नारायण की भव्य मूर्ति का अनावरण होता है, राष्ट्रीय स्मारक बनता है। कार्यक्रम में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड में मौजूद होते हैं। जयप्रकाश नारायण के गाँव में अमित शाह बताते हैं कि कैसे गुजरात के छात्रों के आंदोलन की अगुवाई जेपी ने की थी और नागालैंड के दौरे पर गए नीतीश इस राज्य से जेपी का कनेक्शन बताने में जुटते हैं। दोनों दलों के बीच हमारे जेपी तुम्हारे जेपी वाली रस्साकशी चलती है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर इतनी जोर से भारत माता की जयकारा लगाइए कि जेपी के सिद्धांतों को छोड़कर जो कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं उनके हृदय के अंदर कमी आ जाए। जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग
बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार, जिसको कहिए कि जब तक जीवित हैं तब तक इनको भूल नहीं सकते। नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव, सुशील मोदी, ये सभी वो नेता हैं जो जेपी के आंदोलन से ही आगे बढ़े और देश की राजनीति में चमके। लेकिन अब बीजेपी ये बताने में जुटी है कि जेपी के विचारों को तो माना है तो सिर्फ बीजेपी ने माना है, जिसमें ये तस्वीर देखकर समझिए। जहां अभी केंद्र सरकार जेपी की याद में राष्ट्रीय स्मारक तैयार करती है, वहीं बगल में पुस्तकालय और स्मृति भवन, जिसे नीतीश सरकार ने तब बनाया जब सरकार में साथ में बीजेपी रही। आखिर जेपी के विरासत का सच्चा हकदार कौन है? कुछ ही फीट की दूरी पर बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया एक स्मृति भवन और पुस्तकालय, और केवल 2 से 3 फीट की दूरी पर ये एक भव्य इमारत बनकर तैयार है। इसका आज उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर एक प्रतिमा जेपी की बड़ी लगाई गई है और बीजेपी अपने तरीके से यहाँ जेपी को श्रद्धांजलि दे रही है, उनको याद कर रही है। लेकिन अब बीजेपी ये याद कराने में जुट गई कि नीतीश कुमार ने जेपी की याद में जो कुछ किया वो सिर्फ बीजेपी के साथ सरकार में रहने पर किया, वरना ना करती। देखिए, जेपी का संकल्प था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और गैर कांग्रेसवाद, और नीतीश जी ने दोनों से समझौता कर लिया। तो जिस कांग्रेस ने जेपी को पकड़ के जेल में बंद किया, उनकी किडनी खराब होने के लिए जिम्मेवार है कांग्रेस है, इमरजेंसी लगाई, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। और भ्रष्टाचार जो एक मुद्दा था तो उन्होंने लालू यादव से हाथ मिला लिया। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था सामाजिक न्याय हो, जातीय व्यवस्था टूटे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जेपी राजनीति में परिवर्तन और नवनिर्माण का सपना देखते थे। आज उन्हीं के अनुयायी होने का दावा करने वाली हर सियासत का सच वाकई क्या वही है जैसा जेपी चाहते थे? रोहित कुमार सिंह, सिताब दियारा गांव, छपरा, आज तक। लोग सड़क के गड्ढे में गिर गए और डीएम का काफिला गुजर गया। यह हकीकत है उत्तर प्रदेश की, जहां कहा गया कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। लेकिन गड्ढा मुक्त जब होंगी तब होंगी, अभी तो जनता क्या सड़क के उन्हीं गड्ढों में गिर जाएगी तो अफसर बगल में झांक कर देखेंगे भी नहीं। तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त करने का आदेश हुआ, और हकीकत सड़कों पर गड्ढे इतने कि जनता भले गिर जाए, वीवीआईपी नहीं आएंगे उठाने। जगह सीतापुर है उत्तर प्रदेश की। जनता यहाँ खुद मोबाइल से वीडियो बना रही है। सड़क के गड्ढे और गड्ढे में भरा बरसाती पानी के बीच से वीवीआईपी काफिला गुजरता दिखता। आगे पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी आती है। पीछे दावा हुआ कि सीतापुर के डीएम समेत दूसरे अधिकारियों का काफिला गड्ढों से बचकर निकलने लगता है। ये पहली इनोवा कार अधिकारी की गुजरती है। तभी अधिकारियों की गाड़ी के बीच से बचने की कोशिश में आम लोगों से भरा ये ई रिक्शा देखिए, जो सड़क के गड्ढों के आगे किनारे पलट गया। जिन गड्ढों को जल्द भरने का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री दे चुके, उन्हीं के बगल से डीएम की गाड़ी गुजर गई। रिक्शा पलट गया, न अधिकारी की गाड़ी रुकी न काफिला। ये पहली गाड़ी अनदेखी करके गुजरी। जनता दौड़ पड़ी बचाने को, लेकिन अब आगे गिनते जाइए। सड़क के गड्ढे में समाकर पलटे जनता से भरे ई रिक्शे को देखकर ये दूसरी गाड़ी भी अधिकारी की नहीं रुकी। स्कूटर लगी है तीसरी गाड़ी, इसने भी एक बार नहीं सोचा कि यहाँ देख ले क्या हुआ। उसके पीछे चौथी गाड़ी, ये पुलिस की जिप्सी की, ये भी नहीं रुकती। लोगों ने सड़क के गड्ढे में गिरे ई रिक्शे को खुद सीधा कर दिया, लेकिन अधिकारियों की ये 5वीं टाटा सुमो भी नहीं रुकी। छठी गाड़ी ये अफसरों की स्कॉर्पियो, ये भी नहीं रुकी। पूरा काफिला डीएम और दूसरे अधिकारियों का गुजर गया। गड्ढे में पलटा ई रिक्शा जनता ने मदद करके उठा दिया। इस तरह ये कहानी और ये तस्वीरें बताती हैं कि जो गड्ढे में अपने सामने गिरते ई रिक्शा और जनता को उठाने के लिए नहीं रुक सकती, वो अधिकारी सीतापुर के क्या वाकई सड़क के गड्ढे दूर करने की सूझ लेंगे?
अरविंद मोहन, सीतापुर, आज तक। दुनिया भारत को हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्म के लिए जानती है। यह देश आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रहा है। यहां बहने वाले आस्था के सैलाब को सारी दुनिया बड़े अचरज से सदियों से देखती आ रही है। हजारों साल के इतिहास में हमारे श्रद्धा केंद्रों को बाहरी आक्रांताओं ने बार बार ध्वस्त किया। इसके बावजूद ये पवित्र स्थल अपने पुण्य प्रवाह के साथ वर्षों से चमक रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया, जिसमें शिव जी का अलौकिक संसार दुनिया भर में फैले करोड़ों शिव भक्तों को उज्जैन की तरफ खींच लाने की नई ऊर्जा बनकर उभरा है। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिराजा प्रिय पांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरा। महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मोदी की शिव भक्ति में महाकाल लोक के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ गया, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। महाकाल लोक में मुख्य नंदी द्वार पर करीब 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया, जिसे रक्षा सूत्र से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया और कपड़ा हटते ही महाकाल लोक का लोकार्पण हो गया। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। शिप्रा के तट पे अवंतिका उज्जैनी नगरी महादेव के मन। महाकाल लोक का लोकार्पण करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह गए और महाकाल को प्रणाम किया। नंदी को हाथ जोड़कर गर्भगृह में दाखिल हुए मोदी शिव के सबसे शक्तिशाली स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर पूजा के लिए बैठ गए। ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 कर भस्म लेपन बाजे झांझ मंजीरा डमरू मृदंग। मंदिर के पुजारी ने पहले प्रधानमंत्री के माथे पर और हाथों पर चंदन लगाया, टीका लगाया, रुद्राक्ष की माला पहनाई और फिर संध्या आरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाकर फल का भोग लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महाकाल के दक्षिण दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 3 मिनट तक जप कर ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री मोदी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में करीब आधे घंटे तक रहे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना की, लेकिन उन्होंने जलाभिषेक नहीं किया
क्योंकि महाकाल मंदिर में शाम 5 बजे के बाद ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक निषेध है। ज्योतिर्लिंगों को भगवान शंकर की ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि देश में 12 जगहों पर भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए, जिसके बाद ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। जो शिव स्वयं भूति विभूषण, स्वयं भूति विभूषण अर्थात वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां महाकाल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। देश भर के 11 ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की तरफ होता है, लेकिन काल और मुक्ति के ईश्वर महाकाल दक्षिण मुखी है, जहां लाखों लोग मोक्ष के लिए उज्जैन आते हैं। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार और सोमनाथ में भव्य निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां कायाकल्प किया गया है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। महाकाल मंदिर अब देश का सबसे व्यवस्थित मंदिर हो गया है, जिसकी दर्शन व्यवस्था को अगले 50 साल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहाँ श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा बिना भीड़ के सुविधाजनक और कम समय में दर्शन की मिलेगी। रात में सोने की तरह दमकने वाले कॉरिडोर में सुंदरता के साथ श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नागपंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहार पर दर्शन की ऐसी बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है जो देश के किसी मंदिर में नहीं है। श्रद्धालुओं को पार्किंग से लेकर महाकाल दर्शन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। वहीं 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। यही नहीं, महाकाल में अब अगर एक दिन में 10 लाख श्रद्धालु भी पहुंच जाएं, तो उन्हें दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। महाकाल लोक प्रोजेक्ट का अभी पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरे फेज पर काम बाकी है। इस प्रोजेक्ट पर 856 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके जरिए 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह पहुंचेंगे। महाकाल शिव की शरण में, अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ, केदारनाथ या फिर बाबा विश्वनाथ की काशी, इन सभी ज्योतिर्लिंगों के नए रंग रूप में आध्यात्मिक पहचान के साथ आधुनिकता चमचमा रही है। अब महाकाल की नगरी भी न्यारी हो गई है, जहां दुनिया भर के लोग आकर वास्तविक भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी को निहारेंगे। शुभांकर मिश्रा, उज्जैन, आज तक। उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शिवम ज्ञानम, शिव ही ज्ञान है, ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है।
भगवान शंकर के इसी सांस्कृतिक वैभव को संवारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हैं। सोमनाथ हो या केदारनाथ, काशी विश्वनाथ हो या फिर बाबा बैद्यनाथ धाम, मोदी राज में भोले का हर दरबार अलौकिक बन रहा है। शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवाधिदेव भगवान शिव से अनोखा कनेक्शन है। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। तेरे नाम की। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को हर बड़े शिव मंदिर में जाकर साधना करने का सौभाग्य हासिल है। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था। कैलाश से केदारनाथ और काशी से कन्याकुमारी तक देवों के देव महादेव का हिंदुस्तान में चारों तरफ राज है। पूरा देश उनका भक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री और शिव की भक्ति में एक अलग बात है। मोदी की भक्ति कुछ अनोखी है, जिसमें सादगी भी है और विशालता भी है, जिसमें आध्यात्मिकता तो है पर आधुनिकता भी है। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।